यूएस आर्मी अपने लिए एक नया बॉम्बर, नेक्स्ट जेन बॉम्बर प्लेन सर्च कर रही थी जो कि उनकी आर्मी की थोड़ी सी ताकत बढ़ा सके। तो अक्टूबर 30, 1935 को यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स ने एक छोटा सा कंपटीशन रखा बिटवीन एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स, जहां पे उनको अपने नेक्स्ट जेन बॉम्बर्स दिखाने थे और यूएस आर्मी अपने लिए उनमें से एक बॉम्बर चूज करती। पर बहुत लोग मान रहे थे कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बिकॉज सबको पता था कि इस कॉम्पिटिशन का विनर कौन है, और वो था बोइंग कॉर्पोरेशन का मॉडल 299। ये एल्यूमिनियम बेस्ड अलॉय का नया प्लेन था। जनरली उस टाइम जितने बॉम्बर्स थे उसमें 2 इंजन होते थे, इसमें 4 इंजन थे। जो यूएस आर्मी की डिमांड थी कि इतने हमारे बॉम्ब्स हैंडल करें, उससे 5 गुना बॉम्ब्स ये हैंडल करता था। सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन था और लगभग किसी भी प्लेन से डबल दूरी तय करता था उस टाइम पे। तो सबको ये लग रहा था जीतने वाला प्लेन तो यही है। तो इन सब क्वालिटी के कारण एक न्यूज़पेपर ने इसका नाम फ्लाइंग फोर्ट्रेस रख दिया था, मॉडल 299 का नाम। तो फाइनली उस दिन कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, मॉडल 299 रनवे पे आया, सब लोग देखने के लिए तैयार थे। बहुत तेज़ी से उड़ा, 300 फीट ऊपर तक गया और एकदम से उसके इंजन बंद हुए, सीधे क्रैश किया। 5 लोगों का क्रू टीम गई थी इसमें, जिसमें से पायलट और एक क्रू मेंबर की डेथ हो गई। बहुत गलत हादसा हुआ। इसके बाद इसकी इंक्वायरी बिठाई गई और इंक्वायरी के रिजल्ट आया। जो इंक्वायरी का रिजल्ट आया उसमें लिखा था कि देयर वाज नो मैकेनिकल एरर, मतलब प्लेन में कोई एरर नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, नया प्लेन था, 4 इंजन थे जो जनरली 2 होते थे, पायलट बहुत सारी चीज़ें भूल गया और कुछ प्रोसेसेस भूलने के कारण वो प्लेन क्रैश हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के कारण पायलट एलिवेटर रडर सिस्टम को अनलॉक करना भूल गया, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। जब ये इन्वेस्टिगेशन बाहर आया तो यूएस आर्मी ने ये प्लेन बाय करने का डिसीजन कैंसिल कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट बोइंग कॉर्पोरेशन लगभग बैंकरप्ट हो गया। सारे पेपर्स में बहुत सारी रिपोर्ट आई। एक पेपर ने तो ये भी लिखा कि इट्स अ टू मच एयरप्लेन फॉर वन मैन टू फ्लाई। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी यूएस आर्मी ने कुछ प्लेन खरीदे फॉर टेस्टिंग, क्योंकि उनको लग रहा था शायद ये प्लेन उड़ाया जा सकता है। जब ये प्लेन टेस्टिंग के लिए आया तो जो पायलट थे उन्होंने कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं करा, उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी। उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई, एक सिर्फ पाम साइज़ की चेकलिस्ट उन्होंने साथ में जोड़ दी, जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेप लिखे हुए थे प्लेन को उड़ाने के लिए, जो कवर कर रहा था टेक ऑफ, फ्लाइट, लैंडिंग और टैक्सिंग। तो उसमें जहाँ भी उनको लग रहा था कन्फ्यूजन हो सकता है, उस पॉइंट को उन्होंने लिख दिया और पायलट को बोला आप सिर्फ इसको फॉलो करें। आपको बहुत अजीब लगेगा, पर सिर्फ इस चेकलिस्ट के थ्रू इन लोगों ने 29 लाख किलोमीटर प्लेन को उड़ाया विदाउट एनी एक्सीडेंट। और इसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखते हुए यूएस आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बोइंग कॉर्पोरेशन से 13,000 प्लेन खरीदे, और इस प्लेन ने उन लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में एक अपर हैंड दिया और कई जगह नाजी आर्मी से जिताया। तो आप समझ सकते हैं एक चीज़ कि छोटी सी चेकलिस्ट किसी इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कितना ईजी कर सकती है। तो सेम चीज़ हम अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार आपको जब लगता है कि आपका कोई ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बार बार एरर आ रही है, तो उस जगह आप एक छोटी सी चेकलिस्ट लगाइए, उसको इंप्लीमेंट करिए। काफ़ी बड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ मिस्टेक होती है, और आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दैट आपकी एरर्स लगभग 0 हो गई हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा प्लेन उड़ाना एक चेकलिस्ट से इतना आसान है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी है कि हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट यूजिंग चेकलिस्ट। जहाँ आपको लगता है, जिन ऑपरेशंस में, जिन प्रोसेसेस में, जिन सिस्टम में आपको लगता है कि परफॉर्मेंस के टाइम एरर आती है, आप वहाँ छोटी चेकलिस्ट बना के लगाइए और चेक करिए कि आपकी परफॉर्मेंस फिर कैसी रहती है। हो सकता है आपको उसमें कुछ आगे 1-2 एडिट करने पड़े, पर चेकलिस्ट इज़ वेरी गुड टूल फॉर 0 एरर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।